बुक पे पेज नंबर 229, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ओके, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट आयरन है, ओके, उस सॉफ्ट आयरन को अगर हम इस सोलेनोइड के अंदर प्लेस कर दें तो वो सॉफ्ट आयरन भी क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अटेन कर लेगा, यानी उसके पास भी अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। आपने ये वाली चीजें कई बार देखी होगी ज्योमेट्री बॉक्स में, सपोज करो आपने देखा होगा कई बार हम ज्योमेट्री बॉक्स में अगर किसी मैग्नेट के पीस को रखते हैं तो आपका जो कंपास होता है उस कंपास के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और अगर आपने कोई पावरफुल मैग्नेट रख दिया ज्योमेट्री बॉक्स में तो कंपास जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, और कोई हल्का सा छोटा सा मैग्नेट रखा है तो कंपास इतनी जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी उसके पास इतनी जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती है। यानी वहां पे कंपास भी क्या हो रहा है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अटेन कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। सो यहां पे हमारे पास मैग्नेट के नाम पे क्या है बच्चों, ये सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड के अंदर क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी हम सॉफ्ट आयरन के पीस को रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अटेन कर लेगा, यानी वो भी मैग्नेटिक की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। सो इस पेज पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड एंड व्हाट डज इट मीन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बिहेवियर सोलेनोइड के अंदर कैसा होता है और इसका मतलब क्या है। ओके, जैसा भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बन रहा है वो कैसा है और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो हमने देख लिया कि जो सोलेनोइड है इसके अंदर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न मिल रहा है बच्चों, वो स्ट्रेट मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है वो इक्वल स्पेसिंग रख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस सोलेनोइड के अंदर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है कंपेयर टू द आउटर रीजन। सोलेनोइड के अंदर हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मिल रही है और यूनिफॉर्म मिल रही है, बट किसके कंपेयर में, आउटर रीजन के कंपेयर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द टॉपिक that is 13.3, a force on a current carrying conductor in a magnetic field. Force on a current carrying conductor in a magnetic field, यानी अब हम यहाँ पे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के पास रखेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड के पास रखेंगे तो कौन सा फोर्स जनरेट होगा और क्यों जनरेट होगा वो सब चीजें देखेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपको गिवन है बच्चों पेज नंबर 230 पे। So come to the page number 230, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे पेज नंबर ओपन करके रखो बच्चों। पेज नंबर 230, ओके, दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों। ओके, जैसा कि नाम से लग रहा है कि आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास रखता हूं तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होगा, हमें उसको यहाँ पे थ्रू एन एक्टिविटी फाइंड आउट करना है कि फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। ओके, दिस इज गिवन ऑन फिगर नंबर 13.12, दिस इज द स्टैंड, ये आपके पास स्टैंड है। ओके, दिस इज द रोड, आपने क्या कर रखा है, इस रोड से एक कंडक्टिंग थिक रोड, ओके, आइदर इट विल बी द कॉपर और आयरन ले लिया और यहां से इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे, एंड दिस इज द होर्सशू मैग्नेट। आप सभी ने हॉर्सशू मैग्नेट तो देखा ही होगा, पुराने जमाने में लोग बाग घरों के बाहर एक घोड़े की नाल लगाते थे, तो उसी शेप में जो मैग्नेट होता है उसको अपन बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। इस तरीके से घोड़े की नाल आपने देखी होगी बच्चों। ओके, तो एग्जैक्टली ये हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा नहीं होता, हम वो ऐसा लेते हैं, बट इसका शेप लगभग इसी की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, सो हमें ये सर्किट बनाना है या फिर इस तरीके से एक सेटअप तैयार करना है। दिस इज द स्विच, हमने बनाया नहीं, बना देते हैं यहां पे।
ना सपोज करो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सर्किट है, दिस इज अ सर्किट, इसकी बात कर रहा हूँ जहां पे मैं फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, दिस इज अ सर्किट, ये पूरा का पूरा सर्किट नहीं है, ओके ये तो पूरा का पूरा एक सेटअप है, बट सर्किट में ये आ गया आपका। अब हमें करना क्या है बच्चों, एक होर्सशू मैग्नेट लेना है। सपोज करो इस होर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये रहा, क्लियर। हमने जैसे ही यहाँ पे एक इस सेटअप को करने के बाद हमने एक होर्सशू मैग्नेट लिया, सपोज दिस इज द होर्सशू मैग्नेट, और मैंने इस होर्सशू मैग्नेट को, सपोज करो दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरीके से ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे होर्सशू मैग्नेट, ये दोनों इस तरीके से प्लेस्ड हैं बच्चों, दिस इज द होर्सशू मैग्नेट, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। और जैसे मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन हो रहा है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, आइदर ये बाहर की तरफ लगे या अंदर की तरफ लगे, क्लियर। अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि फोर्स इस पे अंदर की तरफ लगता है, जैसे इसको जैसे मैंने ऑन किया फोर्स अंदर की तरफ लगा, ओके वापस स्विच ऑफ किया, ये वापस अपनी जगह पे चला गया। अब हमने क्या किया, इस बैटरी के टर्मिनल्स इंटरचेंज कर दिया, मतलब प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा था, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बाहर की तरफ जा रहा है, यानी यहां पे हमें कुछ मोशंस देखने को मिले। ऑब्जेक्ट जो था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, जो ये वाला कॉपर रोड था, ये मूव हो रहा है, एक बार बाहर की तरफ मूव हो रहा है, एक बार अंदर की तरफ मूव हो रहा है। तो यहां पे इस मोशन के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें किसी ना किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी ना किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। वो फोर्स आया कहां से? बेसिकली वो फोर्स आया है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुआ है, ओके तो वो फोर्स या तो बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा, डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो हमने यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट कर ली बच्चों कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम पास में रखते हैं तो वहां पे एक फोर्स जनरेट हो सकता है, क्लियर। वहां पे क्या जनरेट हो सकता है बच्चों? फोर्स। सो कम टू द पेज नंबर 231, ओके पेज नंबर 231 पे एक क्वेश्चन बन सकता है that on what factor the direction of force depend when we place a current carrying conductor in a magnetic field line. okay direction of force किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में प्लेस कर रखा है, ओके किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। देखो जब आप यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है थ्रू एन एक्टिविटी भी है, फाइंड आउट देयर इज नो एनी थ्योरेटिकल रीजन। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल रीजन नहीं है, आप तो बस ऐसे बोलना कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर जो था जिस सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। हमने यहाँ पे इस मैग्नेट की जो होर्सशू मैग्नेट था, इस होर्सशू मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, यानी नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ, यानी इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है, इसको हमने ऐसे रख दिया तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहां पे हमने दो चीजें फाइंड आउट की कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है, ओके अब इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए वापस हम एक रूल यूज करेंगे, ओके जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था स्टूडेंट्स, याद है? राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या किया था? बाय यूजिंग द राइट हैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कुछ रूल्स यूज करेंगे जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ओके फॉर दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके मैंने कहा था ना ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ गया यहाँ पे बच्चों। So come to the topic Fleming left hand rule and this topic is given on page number 231. Page number 231 Fleming left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule. एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग सर, ओके उन्होंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, इन तीनों को कंसीडर करते हुए एक रूल दिया था जिस रूल की हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ध्यान रखना जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये एप्लीकेबल है तभी जब फोर्स प्रोड्यूस हो रहा हो।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस चीज को ध्यान से सुनना बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसी केस में एप्लीकेबल है जब फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, जब फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मत लगाना। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब एप्लीकेबल है? जब फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, किसके इंटरेक्शन से? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इंटरेक्शन से, तब हमें क्या अप्लाई करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से करो। ओके, एग्जैक्टली ऐसे मत कर देना। ओके, जस्ट ऐसे थंब को बिल्कुल ऊपर, दिस इज योर फोर फिंगर, दिस इज योर मिडिल फिंगर। देखो इसको कैसे करना है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो यहां पे जो आपका थंब होगा बच्चों, ओके, अगर मैं थंब की बात करूं तो थंब किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन को। जो आपके फोर फिंगर की बात करूं, ओके, दिस वन इज द फोर फिंगर, तो फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके फील्ड की डायरेक्शन को। और अगर मिडिल फिंगर की बात करूं तो मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को। ये डायग्राम आपको बच्चों फिगर नंबर 13.13 पे मिल जाएगा, तो आपको बोलूंगा बच्चों इस प्लीज डायग्राम को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ओके, इस हैंड की प्रैक्टिस कर लेना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जो डायग्राम है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आप फर्स्ट टाइम अगर डायग्राम बनाओगे तो नहीं बनेगा, उससे पहले हमें इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के डायग्राम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, इसका मैं इजी वाला डायग्राम ये बना देता हूं, आपको तो बिल्कुल हैंड वाला डायग्राम बनाना है बच्चों, अच्छा वाला डायग्राम। ओके, बट मैं समझाने के लिए वाला डायग्राम बना देता हूं। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फील्ड एंड दिस इज द करंट। इस डायग्राम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम? द मीनिंग इज दैट कि अगर करंट की डायरेक्शन इधर है, फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स इधर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इसको ऐसे करके देखो, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, यानी नॉर्थ टू साउथ इधर जा रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स कहां प्रोड्यूस होगा? ऊपर की तरफ। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूं, जैसे यहां पे इस तरफ जा रहा था, करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, कर दिया, बाकी चीजें सेम है, तो फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? बिल्कुल नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो भी करंट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों? रिवर्स हो रही है। और हम दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन वैसी की वैसी रहेगी। इसको घर पे प्रैक्टिस करना। ओके, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो इन सब के बाद आओ बच्चों पेज नंबर 232 पे। पेज नंबर 232, that is your electric motor. Okay, what is electric motor? Electric motor होता क्या है? Basically it is a device which is used to convert the electric energy into the mechanical energy. Okay, आपके सराउंडिंग में जैसे हम फैन की बात करें, ओके, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। आपके पास जो ग्राइंडर होता है, मिक्सर होता है, उसकी बात करें, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। आपके पास जो ड्रायर है उसकी बात करें, उसके अंदर जो फैन लगा रहता है छोटा सा, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ओके, ब्लोवर की बात करें, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। आपके पास जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं, जो बच्चों की जो छोटी छोटी कार्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर करता है क्या बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है? वो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई भी एक्सेल रोटेट कर रहा है, वो हम समझेंगे इस टॉपिक पे, जो कि गिवन है पेज नंबर 232 पे। तो बच्चों आपसे बोलूंगा कि ये वाला जो डायग्राम है जो कि पेज नंबर 232 पर है, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। इसको शॉर्टकट डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं, बट आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। ओके, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, मैं एक इलेक्ट्रिक मोटर का इंटरनल डायग्राम बना रहा हूं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज द एक्सेल, ये वाला पार्ट जो आपका एक्सेल है, ये कोर है आपका। कोर का नेमिंग कर दिया हमने A, B, C, D। ओके,
ओके, और यू कैन से दिस इज द कोइल। सो कोइल कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों? ए बी सी डी। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज योर एक्सेल, तो दिस इज योर एक्सेल, इसकी बात की जा रही है। नाउ यहां पे एक हमें स्प्लिट रिंग यूज करना। अब स्प्लिट रिंग क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे बच्चों आपको। दिस इज द ब्रश, दिस इज द ब्रश, ये इससे कनेक्टेड है, और ब्रश जो होगा आपका थ्रू द बैटरी ये कनेक्टेड है। So this is the north pole and south pole of the magnet. This is your coil A B C D. This is your axle. This is your split ring. Okay, हमने एक और चीज यूज की यहाँ पे, स्प्लिट रिंग। अब स्प्लिट रिंग क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज योर बैटरी, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज योर स्विच। दिस इज द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। दिस इज योर कॉइल, दिस इज योर एक्सेल। एक्सेल बेसिकली वो पार्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर का जो आपको रोटेट होते हुए दिखाई देता है। आपको ये कोइल दिखाई नहीं देगी, ये तो मोटर के अंदर पैक्ड रहेगी इसकी बॉडी के अंदर। तो जो पार्ट बाहर आपको दिखाई देगा जो कि रोटेट कर रहा होगा, दैट इज योर एक्सेल। तो ये एक्सेल है। एक्सेल के ऊपर स्प्लिट रिंग लगा रहता है। दीज आर द ब्रशेज, ये जो है वो ब्रश है, एंड दिस इज योर स्प्लिट रिंग, जिसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है इसमें? स्प्लिट रिंग। अब होता क्या है बच्चों, सपोज करो हमने स्विच ऑन किया, ओके, तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, दिस इज द स्प्लिट रिंग। ओके, थोड़ा सा स्प्लिट रिंग को समझते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास एक कंप्लीट रिंग है, और मैं यहां पे बना देता हूं, यहां पे बना देता हूं, दिस इज द कंप्लीट रिंग। ये आपके पास एक रिंग है मेटल की, तो इसको तो हम रिंग बोलेंगे, लेकिन इस रिंग को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्प्लिट रिंग। तो जो एक्सेल होता है वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है? सिलेंडर की फॉर्म में। उस सिलेंडर के ऊपर, यानी इस एक्सेल के ऊपर हम स्प्लिट रिंग को प्लेस करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सिलेंडर है जिसको हम एक्सेल बोल रहे हैं, इस एक्सेल के ऊपर हम स्प्लिट रिंग को ऐसे प्लेस कर रहे हैं, यानी यहां पे 2 सी आपको दिखाई देंगे, बट दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, दोनों के बीच में बहुत माइन्यूट सा गैप है। अगर मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये तो कंप्लीट रिंग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2C टाइप ऑफ सेमी रिंग शो करनी है, जिसको हम स्प्लिट रिंग बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में गैप बिल्कुल माइन्यूट सा होगा, और इस गैप की वजह से क्या होगा? करंट इस सेमी स्प्लिट रिंग से या फिर इस सेमी रिंग से दूसरे सेमी रिंग तक नहीं जाएगी, यानी करंट एक स्प्लिट रिंग से दूसरे स्प्लिट रिंग में डायरेक्टली नहीं जाएगी। ओके, दोनों के बीच में क्या है बच्चों? हल्का सा एक गैप है। सो यहां पे स्प्लिट रिंग है। अब हो क्या रहा है बच्चों? जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट यहां से होते हुए ब्रश के थ्रू होते हुए इस स्प्लिट रिंग के पास गया, और ये स्प्लिट रिंग किससे कनेक्टेड है? इस कोइल से। कोइल का नाम क्या है बच्चों? ABCD। दिस इज द नेम ऑफ द कोइल। अब क्या हो रहा है बच्चों? करंट यहां से गया, इस तरीके से जा रहा है ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आई होप समझ में आ गया होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। नाउ अब आपको ये तो मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। और उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी हमें मालूम है। तो बच्चों देखो, AB की बात करते हैं, तो AB इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, इस AB में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखो पहले। ओके, दिस इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। AB करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, ये तो हमें मालूम है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? नॉर्थ टू साउथ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ AB पे फोर्स किस तरफ लगेगा? देख के बताओ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? इनसाइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी ये AB पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ये समझ में आ गया? तो आप इसको बोल सकते हो कि यहां पे फोर्स जो लगेगा वो इनसाइड लगेगा। अब हम बात करते हैं CD पे। ओके,
CD में डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की हेल्प से हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो CD के लिए भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही है, नॉर्थ टू साउथ. नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स किस तरफ लग रहा है बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आउटवर्ड. तो यहां पे इस पे फोर्स जो लगेगा वो आउटसाइड लगेगा. क्लियर. अब हो क्या रहा है बच्चों, AB पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, CD पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है. सपोज करो दिस इज योर कॉइल ABCD. तो एक साइड पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक साइड पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है. यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है यानी अंदर की तरफ लग रहा है, और यहां पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है. तो क्या होगा बच्चों, देखो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा. समझ में आ रही है बात. इस वाली लाइन पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इस वाली लाइन पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है यानी ऊपर की तरफ लग रहा है. तो ये क्या होगा बच्चों, कोइल इस तरीके से रोटेट कर जाएगा. क्लियर. तो यहां पे कोइल का रोटेशन हो गया. अब कोइल का जब रोटेशन हुआ तो कोइल के रोटेशन के बाद यानी हाफ रोटेशन के बाद CD यहां पहुंच जाएगा. CD यहां पे पहुंच गया और AB यहां पे पहुंच गया. हाफ रोटेशन हो चुका है बच्चों. तो हाफ रोटेशन के बाद AB और CD की पोजीशन चेंज हो चुकी है. अब क्या होगा बच्चों, जब CD यहां पे पहुंचा तो CD यहां पे कनेक्टेड था इस वाली रिंग से, तो ये वाला रिंग का पार्ट इधर आ चुका है. तो ये जो रिंग्स थे ये एक्सेल के साथ परमानेंट कनेक्टेड है या फिक्स कनेक्टेड है, ये एडजस्टेबल नहीं है. तो ये जो एक्सेल के साथ जो रिंग थे ये भी कनेक्टेड थे. तो जैसे ही ये कोइल मूव करेगा तो ये स्प्लिट रिंग भी मूव करेगा. तो ये वाला स्प्लिट रिंग इधर चला गया, ये वाला स्प्लिट रिंग इधर चला गया. बट ये जो ब्रश है, ब्रश अपनी जगह पर है, ये मूव नहीं कर रहे. ब्रश पहले भी इसी तरीके से था, ब्रश अभी भी ऐसे ही है. तो अब क्या होगा बच्चों कि इस वाले जो स्प्लिट रिंग इधर गया तो इधर आने के बाद इसका कनेक्शन इस वाले ब्रश के साथ हो गया. अब बैटरी की बात करते हैं. बैटरी से करंट इधर जा रहा है, इस ब्रश के थ्रू इस स्प्लिट रिंग में गया जो कि इधर आ चुका था. अब ये स्प्लिट रिंग से करंट CD में जा रहा है. ओके. तो अब करंट जब CD में जा रहा है तो यहां पे ऑब्जर्व करना बच्चा कि करंट डायरेक्शन अभी भी अपवर्ड्स है और यहां पे इस वाली साइड में करंट डायरेक्शन अभी भी क्या है, डाउनवर्ड्स. यानी अगर हम साइड वाइज देखें तो इनिशियल स्टेट में भी लेफ्ट साइड में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, राइट साइड में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी. हाफ रोटेशन के बाद भी लेफ्ट साइड में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और राइट साइड में करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड. और इस तरीके से मैं कितने भी रोटेशन ले लूं करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में अपवर्ड ही रहेगी और इस यहां पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगी. यानी अगर AB CD की जगह चला जाए या फिर CD AB की जगह चला जाए तो यहां पे क्या हो रही है बच्चों, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन ऑफ करंट कांस्टेंट रह रही है और राइट साइड की डायरेक्शन ऑफ करंट भी कांस्टेंट रह रही है. अब इसको दूसरे वे में बोलते हैं. जब AB यहां पे था तो AB में करंट की डायरेक्शन इनिशियल स्टेट में क्या थी, इनिशियली AB में डायरेक्शन ऑफ करंट थी A टू B और CD में डायरेक्शन ऑफ करंट थी C टू, CD में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी बच्चों, इनिशियली की बात कर रहा हूं, C टू D. अब हाफ रोटेशन के बाद यानी आफ्टर हाफ रोटेशन, कितनी रोटेशन के बाद बच्चों, ओनली हाफ रोटेशन. तो आफ्टर हाफ रोटेशन AB इधर चला गया, CD इधर आ गया. और आपको मालूम है कि लेफ्ट साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट तो कांस्टेंट ही रह रही है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है. राइट साइड की भी डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही है. बट लेफ्ट साइड में अब क्या आ चुका है आपका CD. तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम CD की बात करें तो ये हो जाएगी बच्चों देखो D टू C. और अगर हम AB की डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो AB में देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है बच्चों, B टू A. आई बात समझ में. डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम साइड वाइज बात करें, लेफ्ट साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही है, राइट साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही है. बट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो आपका कोइल था उस कोइल का पार्ट चेंज हो रहा है. पहले लेफ्ट साइड में AB था, अब लेफ्ट साइड में CD है. पहले राइट साइड में CD था, अब राइट साइड में AB है. तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही रहेगी हमेशा. तो जब AB इधर था तो AB में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, A टू B. लेकिन जब CD इधर आ गया तो CD में डायरेक्शन करंट क्या हो गया, D टू C. उसी तरीके से जब यहां पे CD था तो CD में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, C टू D. लेकिन जब यहां पे AB पहुंच गया तो अब AB में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, B टू A.
तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट ए बी और सी डी में चेंज हो रही है, किसकी हेल्प से? इस स्प्लिट रिंग की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। तो एक क्वेश्चन आता है पेज नंबर 233 पे, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर? कम्यूटेटर इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है? तो बेसिकली कम्यूटेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करने का काम करता है। ओके, तो आप कम्यूटेटर की डेफिनेशन इस पेज पे, पेज नंबर लाइन नंबर 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन से, फिफ्थ और सिक्स लाइन से, अ डिवाइस दैट reverses the direction of flow current through a circuit is called the commutator. In electric motor the split ring act as a commutator. तो ध्यान रखना, split ring भी बोल सकते हैं हम इसको, कई जगह commutator भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे split ring जो है वो commutator की तरह काम कर रहा है। ओके, तो आपको ये वर्किंग थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी बच्चों। ए बी इधर जा रहा है, फिर सी डी उधर जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या है बच्चों? मोटर की डायरेक्शन जो है या तो क्लॉकवाइज रहेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि मोटर हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है तो ए बी सी डी जो कोयल था वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो कोयल है वो कंटिन्यूसली या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार या फिर पीरियोडिकली चेंज नहीं, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन पीरियोडिकली चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोयल विल चेंज पीरियोडिकली। कोयल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट पीरियोडिकली चेंज हो रही है, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स रहेगा आपका कोयल के अंदर। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमें करना क्या है? इस एक्सेल को किसी भी पार्ट से कनेक्ट कर दो जिसको आप रोटेट करना चाहते हो, चाहे फैन को रोटेट करना चाहते हो, फैन के ब्लेड को, फैन वाले अपरेटस को यहाँ पे लगा दो। ओके, टॉय कार है आपके पास, अगर टॉय कार की व्हील्स को रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे टॉय कार की व्हील्स को कनेक्ट कर दो, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस है इलेक्ट्रिक मोटर पे क्वेश्चन आए। सो द नेक्स्ट टॉपिक that is page number 233, electromagnetic induction. So this topic is given on page number 233. तो बच्चों पेज नंबर 233 ओपन करके रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी डाउट है प्रीवियस पार्ट में तो उस पार्ट के वीडियोस को वापस से देख लेना, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम थोड़ा सा उल्टा चलने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है? हमने ये तो देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इंटरेक्शन से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है और वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो वहां पे एक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। अब इसका थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर रखा है, दिस इज द कंडक्टर ओनली, नॉट द करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर ओनली। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अगर स्ट्रेट कंडक्टर रखा है और इसको मैं मूव कर रहा हूं आइदर इनसाइड और आउटसाइड, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी भी डायरेक्शन में, तो यहां पे बच्चों फोर्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी यहां पे बच्चों करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा यहाँ पे? करंट, क्योंकि फोर्स तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर को हम मूव कराते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में किसी भी तरीके से। तो जब भी हम कंडक्टर को मूव करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा या फिर क्या इंड्यूस होने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन वो अगले पेज पे है, अभी तो सिर्फ एक्टिविटीज है। तो एक्टिविटी 13.8, कम टू द पेज नंबर 233, एक्टिविटी 13.8। सो इन एक्टिविटी 13.8 हमें करना क्या बच्चों? एक सिलेंडर लेना है, दिस इज अ सिलेंडर। ओके, ध्यान रखना है कंडक्टिंग सिलेंडर नहीं होना चाहिए, ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होना चाहिए, फिर इंसुलेटर का होना चाहिए। सपोज करो पेपर का ले लो, प्लास्टिक का ले लो। एक आपने सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के ऊपर आपने एक कोयल को इस तरीके से बाउंड किया, क्लियर, जैसे डायग्राम में वैसे ही देखो। नाउ यहां पे हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। What is galvanometer? Galvanometer is a device which is used to find out the direction of current and the strength of current. Okay, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है गैल्वानोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द गैल्वानोमीटर। ओके, सो दिस इज द कोइल। यहां पे हमने क्या किया बच्चों? एक मैग्नेट रखा।
जिसका नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल ये रहा। इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज योर ए बी डायरेक्शन। इस तरीके से हमने बना दिया। ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि करंट किस तरीके से इंड्यूस हो रही है और किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स। ध्यान रखना, इससे पहले हमने फोर्स का पढ़ा था कि फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बट अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि करंट कैसे इंड्यूस हो रही है। दोनों अलग अलग है। सो यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, एक कोयल लिया या फिर एक आपने सोलेनोइड ले लिया, इसको गैल्वानोमीटर से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, पास में आपने मैग्नेट रखा। अब सपोज करो दिस इज द मैग्नेट, ओके। अब हम इस मैग्नेट को जैसे ही मूव कर रहे हैं, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, ओके। सपोज करो आपने मैग्नेट रखा, आपने अंदर की तरफ मूव किया, तो आपने नोटिस किया कि इस गैल्वानोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा। सपोज करो डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, मान लो। अब जैसे ही गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ होगा या फिर करंट फ्लो हुआ है, क्योंकि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट तभी होगा जब इस कोयल से या फिर इस सर्किट से करंट फ्लो होगा, ओके। तो हमने जैसे ही इस बार मैग्नेट को इस सोलेनोइड के या फिर इस कोयल के पास में लेके जाएंगे तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा, फिर इसको दूर लेके जाएंगे, फिर डिफ्लेक्शन, फिर इस तरीके से डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे मैं इस बार मैग्नेट को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो गैल्वानोमीटर में भी की जो निडल है उसमें भी कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एक बार अंदर की तरफ या फिर एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। तो ये डिफ्लेक्शंस कंटिन्यू चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने इस बार मैग्नेट को अंदर की तरफ मूव किया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हो गया और आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये पॉइंटर जो होगा या फिर गैल्वानोमीटर का जो निडल है ये यहीं पे नहीं रहेगा, ये वापस से सेंटर पे आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी जब हम इस बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, करंट तभी इंड्यूस हो रहा है। बार मैग्नेट को मूव करना हमने बंद कर दिया, करंट का इंडक्शन भी बंद हो गया। तो करंट कब इंड्यूस होगा? जब बार मैग्नेट में मोशन है या फिर बार मैग्नेट जब मूव कर रहा है। जब बार मैग्नेट मूव नहीं कर रहा तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। तो बार मैग्नेट को जैसे आपने मूव किया, पॉइंटर इधर आ गया, बट यहां पे अगर आप रुक गए तो फिर ये पॉइंटर वापस से मीन पोजीशन पे चल जाएगा, यानी जीरो पे आ जाएगा। फिर बार मैग्नेट को आपने बाहर की तरफ मूव किया, पॉइंटर इधर चला गया, फिर वापस आप यहां पर रुक गए तो ये पॉइंटर वापस अपनी मीन पोजीशन पे चल जाएगा। तो कंटिन्यूअसली करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कंटिन्यूअसली बार मैग्नेट को मूव कराते रहना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको बच्चों? तो एक तो ये एक्टिविटी है। अच्छा, इस एक्टिविटी को हम माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपके पास माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट आ जाए तो आपको इस एक्टिविटी को बनाना है।